हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है सिंबल इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो जो है आप लोग के सामने जो स्क्रीन पर है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और उसके जो लेखक हैं वो W.H. ऑर्डन, जो कि आप लोग स्क्रीन पर बिल्कुल ही उपस्थित है, देख सकते हैं। यही है वो W.H. ऑर्डन, और ये जो वीडियो है क्लास 12 की बिहार बोर्ड की इंग्लिश 100 मार्क्स के इंग्लिश की पोयम, तीसरी पोयम की है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं W.H. ऑर्डन के बारे में, फिर इसके बाद आते हैं किस पे, तो किताब के लाइन्स पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट देख सकते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यही है पॉइंट अबाउट ऑथर, मतलब क्या हुआ कि लेखक के बारे में। तो सबसे पहला जो बिंदु लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पीछे कहा था W.H. ऑर्डन, तो आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि W.H. का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पहला पॉइंट कि फुल नेम ऑफ W.H. ऑर्डन इज विंस्टन ह्यूग ऑर्डन। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि W.H. ऑर्डन का जो पूरा नाम ये रहा, और आप लोग को बोर्ड परीक्षा में हो सकता है कभी कभी कि इसके बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ W.H. ऑर्डन, तो आपको याद रखना है विंस्टन ह्यूग ऑर्डन। ठीक है, तब दूसरे बिंदु पे चले आते हैं। देखिए लिखा हुआ है ही वॉज बोर्न इन यॉर्क, दैट मीन्स न्यूयॉर्क, जो आज के डेट पे कहलाता है यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड के रूप में आप लोग जानते होंगे, यूके जिसको कहते हैं, इन 21 फरवरी 1907, मतलब कि 21 फरवरी 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तीसरा बिंदु जो आप लोग के सामने लिखा हुआ है, लेटर ही मूव्ड टू अमेरिका इन 1939 परमानेंटली। लेटर मतलब होता है बाद में, ही वे मूव्ड मतलब होता है कि चलिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए, टू अमेरिका, कहीं और नहीं अमेरिका में। तो 1939 में परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, मतलब इनका जन्म कहीं और हुआ, फिर उस बाद कुछ समय के बाद ये अस्थाई रूप से, परमानेंटली मतलब होता है बाबू क्या चीज, अस्थाई रूप से वो क्या हो गए कि वहां पर चले गए। कहा, तो ये अमेरिका में चले गए। चौथा बिंदु जो दिख रही है आप लोग स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ही वॉज वर्सेटाइल, इसको वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअल पोएट, वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिट। देखिए ही वॉज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील। देखिए परिवर्तनशील एक ऐसा शब्द होता है जिसमें कि किसी व्यक्ति को एक खास ताकत होती है, खास एबिलिटी होती है, जिसमें कि उसकी विचारधाराओं को वो बदल दे। तो ये वे एक ऐसे पोएट थे, कवि ऐसे थे जो कि वर्सेटाइल थे, मतलब परिवर्तनशील थे, एंड इंटेलेक्चुअली पोएट मतलब कि इनकी बहुत ही ज्यादा दिमाग तेज थी। वर्स ड्रामेटिस्ट मतलब कविता के रूप में ड्रामा लिखते थे। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक भी थे, मतलब किसी बिंदु पर वो आलोचना भी करते थे। ट्रांसलेटर अनुवादकर्ता भी थे, एंड एडिटर संपादक भी थे। चलिए आइए देखिए पांचवा बिंदु कहता है हीज पोएम्स वेर मच इंप्रेसिव इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चॉइसेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उनकी कविताएं वेर थे मच इंप्रेसिव, मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थी, इन पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तौर पर, या आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में रिलीजियस चॉइस, मतलब क्या हुआ धार्मिक चयन के आधार पर, मतलब धार्मिक चयन पर या फिर पॉलिटिकल राजनीतिक के ऊपर ज्यादातर इनकी कविताएं लिखी रहती, ताकि लोग एक धर्म से दूसरे धर्म तुरंत परिवर्तन कर सकें। इस तरह की चीजों पर इनका क्या चीज रहता था, रचना रहता था। अब देखिए छठा बिंदु जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ड्यू टू माइग्रेशन मतलब स्थानांतरण करने के दौरान, या फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि के कारण, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, मतलब स्थानांतरित जो उन्होंने किया, मतलब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से अमेरिका चले आए, तो इसके वजह से हिज पोएम्स मतलब उनकी कविताएं आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, मतलब क्या हुआ कि इनकी कविताएं दो भाग में बट गई। एक को कहा गया ब्रिटिश फेज, मतलब जो इंग्लैंड में रहते थे तो इंग्लैंड में हो गया, उन्होंने कोई भी रचना की तो वो ब्रिटिश फेज कहलाया, एंड द अमेरिकन फेज, और जो अमेरिका में रह करके उन्होंने रचना की तो वो अमेरिकन फेज कहलाया। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश फेज के अंदर कौन कौन सा चीज आता है, वो आप लोग कौन कौन सी रचना इनकी आती, वो है यहाँ पर 7वां बिंदु लिखा हुआ, ब्रिटिश फेजेस कंसिस्ट ऑफ द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। ठीक है, अनदर टाइम मतलब यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं कि ये जो ब्रिटिश फेजेस में इनकी कुछ रचनाएं हैं, इसको आप लोग को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए और भी है, लेकिन बिहार बोर्ड की किताब
और भी मिल सकता है। अब चलिए आइए हम लोग देखिए दूसरे बिंदु यहाँ पर लिखा है कि 8वां नंबर में अमेरिकन फेजेस कंसिस्ट ऑफ, मतलब अमेरिका में जो उन्होंने रचना की तो वो थी कौन कौन से, न्यू ईयर लेटर, दूसरा था फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एनेक्सिटी एंड द शील्ड ऑफ एटलीस। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ सकते हैं कि ये सब आप लोग को याद रखना है कि अमेरिकन फेज में कौन कौन सी रचना थी, ब्रिटिश फेज में कौन कौन सी रचना थी, तो ये सब बिंदु को आपको याद रखना है। ठीक है, अब 9वां बिंदु कहता है ही डाइड इन वियना ऑस्ट्रिया। देखिए वियना में इनका डेथ हो गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया एक जगह है, याद रखिएगा। 29 सितंबर को 1973 को इनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए अगला जो 10वां बिंदु है, दिस पोएम इज अबाउट। अब ये जो कविता आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो कविता किसके बारे में, तो एक इनएक्टेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मतलब एक तरह से जो मानव जीवन का जो फ्रस्ट्रेशन होता है, मतलब बहुत ही तरह से परेशानी होती है, वो दुखी हो जाता है, उसी पर यह आधारित है। और द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, मतलब और एक तरह से चाहत या चाह जो हम लोग की पूरी नहीं होती है, उस पर यह आधारित है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल लाइफ एंड डाइज, मतलब कि जिसकी जो जीवित रहते हैं वो भी जो अकेले रहते हैं और जो मरने के बाद भी अकेले हो ही जाते हैं, तो उसी के आधार पर यह कविता का रचना किया गया है। अब लास्ट बिंदु जो आप लोग को याद रखने वाली बिंदु है, ये याद रखना है, आप लोग को बोर्ड में पूछा जा सकता है, ही वॉज अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइज, मतलब इनको जो है ना पुलित्जर प्राइज मिला था, पुरस्कार मिला था इन 1948 में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्सिटी, मतलब ये जो इनकी बहुत ही मुख्य रचना है एज ऑफ एनेक्सिटी, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हर बार साल में पूछा भी है। एज ऑफ एनेक्सिटी के लेखक कौन है, तो वो W.H. ऑर्डन ही है। तो इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था और ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति भी रह चुके थे। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले अब हम लोग किताब की लाइन पे आते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग के सामने, बिना धड़क के आप लोग को आराम से पढ़ सकते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां जो पत्ते हैं, आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते अब जल्दी ही क्या चीज हो रहे हैं कि तेजी से गिरना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब ये हुआ कि अब पत्तियां क्या हो गई हैं, तेज गिरने लगी हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब क्या हुआ कि फिर से आप लोग देख सकते हैं कि अब पत्तियां फिर से तेज से गिरने लगी हैं। नर्स टू ग्रेव्स आर गॉन, मतलब जो नर्स हैं वो कहीं और नहीं, ग्रेव्स चली गई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, मतलब नर्स जो फ्लावर होती है, नर्स मतलब आप लोग समझते हैं जो देखभाल करती हैं उसको नर्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो फ्लावर विल नॉट लास्ट, मतलब ये क्या चीज होगी, जो नर्स हैं, छोटे छोटे जो फ्लावर होती है, नर्सरीज के जो फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स या एक तरह से समझ छोटे छोटे पौधे जो है, वो क्या चीज है कि अब समाप्त नहीं होंगी, मतलब समाप्त नहीं होती है या होंगी भी नहीं। नर्स टू द ग्रेव्स आर गॉन, लेकिन देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं बड़े दुखी के साथ, लेकिन जो नर्स है जो उनका देखरेख करती है वो ग्रेव्स आर गॉन, मतलब वो सब अब क्या चीज है, ये कब्र जो ताबूत आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर, उसमें अब धीरे धीरे वो क्या चीज होते जा रहे हैं कि अपनी क्या चीज है, अपने आप को उसमें शामिल करते जा रहे हैं। मतलब क्या चीज है कि वो समाप्त होते जा रहे हैं। और एक देखिए यहाँ पे एक बिंदु में आप लोग समझ सकते हैं कि एक पत्तियां गिर रही है, अर्थात आप लोग समझिए इसको अर्थ के आधार पर कि पत्ती पेड़ से बिछड़ रहा है, और एक जो नर्स जो ख्याल रखता है वो अब क्या चीज होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। और दूसरे साइड में आप लोग देख सकते हैं कि जो नर्स फ्लावर जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो फूल है, वो अब क्या चीज है, जल्दी समाप्त नहीं होंगे। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग, और जो छोटा पौधा बच्चों का जो एक प्रैम्स होता है, इसको ये देखिए आप लोग स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है या फिर देख सकता है कि प्रैम है, वो समाप्त कभी भी होगा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए आगे बिंदु जो लिखी हुई है कि वो विस्परिंग नेबर्स। देखिए विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है कि जो फुसफुसाता हुआ, एक तरह से नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। कभी पड़ोसी फुसफुसाता नहीं है, यहाँ पर एक तरह से विस्परिंग नेबर्स का मतलब ले लेना है आपको राक्षस। जब आप कोई व्यक्ति मरता है ना, तो जो व्यक्ति मरता है तो उसके आसपास क्या चीज घूमता है, एक राक्षस घूमता है। मरने से पहले तो वो जो व्यक्ति जो घूमता है, मरने से पहले जो एक यमराज जिसको हम लोग बोलते हैं, वही यमराज का भी इंग्लिश हो जाता है। यहाँ पर क्या चीज रखा गया है, विस्परिंग नेबर्स, लेफ्ट एंड राइट, मतलब क्या चीज, जो विस्परिंग नेबर्स हैं वो दाएं बाएं मतलब बाएं दाएं करते रहते हैं।
ताकि वो क्या चीज करेंगे, प्लक अस, वो हम लोग को तोड़ ले जाते हैं किसी रियल डिलाइट, जो कि आज की डेट पे अगर आप जिंदे हैं, कहीं भी जीवित हैं, तो ये प्रकृति का आप आनंद उठाते हैं, है ना, तरह के जानवर देखते हैं, तो ये खुशी जो है रियल डिलाइट, ये वास्तविक खुशी है, इससे हम लोग को वो तोड़ करके लेके जाए। प्लक मतलब होता है तोड़ना, तो ये तोड़ करके लेके चले, मतलब हम लोग को दूर लेके चले जाते हैं। कौन? तो विस्परिंग नेबर मतलब राक्षस लोग, एक तरह से बोल सकते हैं यमराज लोग, हम लोग को दाएं बाएं हम लोग मरने लगते हैं उसके वक्त पहले। एंड देखिए अब यहाँ पर लिखे हुए डब्ल्यू जॉर्डन, इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, मतलब और जो एक्टिव हैंड्स है, मतलब क्या हुआ कि एक तरह का जो हाथ होता है, जो कि हम लोग का चालू हाथ होता है, नहीं होता है, जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो ये हमारा एक्टिव हैंड हो गया, जो कि देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जब मरते हैं तो यही हाथ क्या हो जाता है, मस्ट फ्रीज, मतलब कि ये अवश्य क्या हो जाएंगी कि फ्रीज मतलब ठंडी पड़ जाएंगी। आदमी जब मरता है तो देखते होंगे कि उसका हाथ या पैर छूने के बाद ठंडा लगता है, तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो चालू हाथ है, जो अभी गर्म लगता है थोड़ा थोड़ा, तो मरने के बाद क्या होता है बेटा, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो आगे जरा देखिए, वो भी लिखी हुई लोनली ऑन द सेपरेट नीज, मतलब क्या चीज है कि और वो जो हाथ चालू थे कभी, तो वो कभी मरने के बाद क्या थे, दोनों अलग अलग घुटने के पास पड़े रहते हैं, अब वो हिलते भी नहीं है, नहीं हिलेंगे। ये इस लाइन का अर्थ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं डेड इन 100 एट द बैक्स, आसान लाइन है, इसका मतलब हुआ कि सैकड़ों, मतलब 100 मतलब होता है ऐसे 100 होता है, तो सैकड़ों डेथ मतलब मर गए एट द बैक, मतलब पीछे अगर आप लोग इतिहास देखिएगा तो वो सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मर गए। फॉलो वुडन इन अवर ट्रैक, मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि और वो जो मरे तो किसी और चीज का रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया, जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा भी, ताबूत था, वो कॉफिन था, वो लकड़ी का ही बनता है, लोहे का नहीं बनता है, तो वो लकड़ी, देखिए वो ही कहना चाहते हैं लेखक कि जितने मरे तो सब ने किसका रास्ता अपनाया, तो वुडन मतलब लकड़ी का रास्ता अपनाया ना, और वही चीज यहाँ फॉलो वुडन इन अवर ट्रैक, है ना। आर्म्स रेज स्टीफी टू रिमूव, मतलब कि जिसके जो आर्म्स है उनकी जो भी ये बाहें होती है वो स्टीफी टू वो, है ना, तभी भी मरने के उपरांत भी कुछ न कुछ वो प्रूफ करना चाहती है, रिप्रूफ करना चाहती है इन फॉल्स एटीट्यूड, कि ये अब कभी का कहना ये हो गया कि जितने भी प्यार के झूठे फलसफे होते हैं वो उसको प्रूफ करना चाहती है मरने के उपरांत भी, तो इसी चीज यहाँ पे लिखा आर्म्स रेज। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने जो भी आप लोग की लाइन्स स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये कि इन द फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, दैट मीन्स ये हुआ कि जैसे किसी भी व्यक्ति का एक प्रेम का भावना जो रहता है दूसरे व्यक्तियों के लिए, चाहे अपने घर के परिवार के लिए क्यों ना हो, तो ये जितने भी प्रेम के मोह माया है वो एक ना एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाती हैं और सब कुछ क्या हो जाती है कि जैसे कि तैसे ही रह जाता है। तो यही हमारे सामने जो डब्ल्यूएच ऑर्डन है, हम लोगों को यही कहना चाहते हैं इस लाइन में। चलिए आगे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई है, स्टार्विंग थ्रू। स्टार्विंग का मतलब होता है, जैसे आप लोग कभी सुनेंगे स्टार मतलब भूख से मरना, थ्रू द लीफलेस वुड मतलब क्या चीज की, ये देखिए ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, मतलब कि ट्रॉल्स, ये देखिए ये जो शब्द आपके सामने आया, ये यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आप लोग को दे दिया है, ये एक इमेज जो कि एक जमाने में ट्रॉल्स को देखा जाता था या माना जाता था। ये काल्पनिक पिक्चर, ऐसे कोई लोग होते नहीं है फिलहाल, लेकिन एक तरह से माना जाता है जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो इसी रूप में यमराज का क्या चीज होता है, चेहरा दिखाई देता है। हम लोगों ने तो देखा नहीं, शायद जीवित अवस्था में यह देखा नहीं जा सकता है, लेकिन यही चीज यहाँ पर देखा कहा जा रहा है डब्ल्यूएच ऑर्डन के द्वारा कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स, मतलब ये हुआ ट्रॉल्स जो हैं, जो वैसे वुड मतलब वैसे पेड़, यहाँ वुड का मतलब लकड़ी हो गया, लेकिन यहाँ लकड़ी नहीं लेना है, पेड़ लेना है, कि वैसा पेड़ जो कि लीफलेस होता है, मतलब पत्ताहीन रहता है, मतलब पत्ता है ही नहीं उसमें वो भूख के मारे बैठे रहते हैं और वो इंतजार करते रहते हैं किसका, तो व्यक्ति के मरने का, ताकि वो उसे क्या चीज करे, या अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सके। तब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, मतलब ये हो गया कि ट्रॉल्स
क्या है कि अपने भोजन की तलाश में, मतलब उनका भोजन कोई और नहीं हम लोग ही होते हैं। वो दौड़ते रहते हैं और अपने में दौड़ धूप करते रहते हैं, और इसी आधार पर वे कहना चाहते हैं कवि कि वो मतलब इंतजार में रहते हैं, ताक में रहते हैं। और जो लाइन लिखी हुई है, एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, और क्या चीज़ है कि जो बुलबुल जो चिड़िया होती है, नाइटिंगल का मतलब बुलबुल थी, इज डम्ब। आप लोग को देखिए अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये कवि ने नाइटिंगल का क्यों लिया। उस जमाने में अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, एकमात्र पक्षी जो होती थी, जो मस्त मौला जिसको कह सकते हैं, मतलब पूरी तरह से जॉली मूड का जो रहता है पक्षी, वो कोई और नहीं रहता है, नाइटिंगेल ही रहता है। जब आप 10वीं क्लास के कोई किताब 10वीं क्लास के किताब में आप लोग जो पढ़िएगा, पहली कविता जो लिखी हुई है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, वो कविता जब पढ़िएगा उसमें भी आपको याद होगा कि उसमें जो नीचे लिखा हुआ है नाइटिंगेल इज म्यूटेड, मतलब क्या हुआ कि नाइटिंगेल शांत हो जाती है। रीजन ये कि नाइटिंगेल एक ऐसी पक्षी है जो कि एक तरह से जॉली मूड में रहती है, वो कभी भी किसी के रूप में रुकती नहीं है और ना ही किसी का इंतजार करती है, हमेशा खुश रहती है। चाहे वो दुखी अवस्था में भी खुशी रहेगी, और एक तरह से देखे तो खुशी अवस्था में सब लोग होते ही हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं क्या चीज़ कि जब व्यक्ति मरता है तब नाइटिंगेल क्या हो जाती है, वो भी डम्ब हो जाती है, मतलब वो भी शांत हो जाती है। और देखिए कितना प्यारा लाइन लिखे, एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई परी, चाहे भगवान क्यों ना हो, परी को यहाँ पर एक तरह से भगवान का ही रूप मान सकते हैं, देवी का रूप मान सकते हैं, तो कोई देवी या परी नहीं आती है, आपको बचाने नहीं आएंगी। आप जब मरने लगेंगे तो आपको किसी भी हाल में कोई बचाने नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आगे इसी के साथ अगला लाइन पे गौर करते हैं। चलिए आइए, ये रहा सबसे लास्ट लाइन जो कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा शायद। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखक बोलते हैं कि अब चलिए भाई, इतना सब कुछ चीज झेलने के बाद कवि ये कहना चाहते हैं, कोल्ड ठंडा, इम्पॉसिबल असंभव, ये जरूर है, मतलब कोल्ड तो है ही, असंभव इम्पॉसिबल मतलब असंभव है ही, अहेड और सामने है, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, मतलब क्या चीज़ है कि एक तरह से देखा जाए कि वो व्यक्ति यदि वो मरने लगे और उस मरने के पहले वो क्या चीज़ है कि माउंटेन की जो माउंटेन आप लोग देखिए स्क्रीन पर एक फोटो मैंने डाल दी है कि कितना प्यारा दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्वत है, पर्वत से क्या चीज़ है झरना के रूप में पानी, शुद्ध पानी बाहर आ रहा है और बगल में प्राकृतिक सुंदरता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कवि कि अगर वो कोई व्यक्ति जो मरने लगता है उसके पहले उसे इस प्रकार का दृश्य जो कि माउंटेन्स लवली, मतलब यहाँ पर माउंटेन का जो प्यारा दृश्य है, हेड मतलब हो गया एक तरह से उसका जो आप लोग देख सकते हैं शिखर को कहा जा सकता है हेड, वो देख ले, और जिसकी हुज मतलब जिसकी व्हाइट वाटरफॉल है ना, व्हाइट मतलब हुआ सफेद, वाटरफॉल मतलब हो गया एक तरह से झरना, कुड ब्लेस मतलब क्या है कि यही एक ऐसा चीज है जिसमें क्या चीज है कि कोई भी मरता हुआ व्यक्ति को क्या चीज हो जाता है कि वो खुश हो सकता है, जाते जाते कम से कम क्या है कि वो बहुत ही आनंदित अवस्था में रह सकता है। तो देखिए आगे इसमें लिखा हुआ ट्रैवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस, देखिए है ना, जो कि मैंने आपको कहा ट्रैवलर्स मतलब जो यात्री जो जाने वाले रहते हैं। देखिए ट्रैवलर्स में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर डबल एल होना चाहिए, किताब में एक ही एल दी हुई है, इसलिए मैंने क्या चीज़ है कि यहाँ पर डबल एल नहीं दिया है, और ये कवि का स्टाइल भी है, ठीक है। बोलते हैं कि इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, मतलब लास्ट मतलब हो गया एक तरह से अंतिम, डिस्ट्रेस मतलब वो एक तरह का जो दुख यात्रा है, मरने के बाद जो अंतिम यात्रा जिसको हम लोग फनरल कहते हैं इंग्लिश में। तो अंतिम यात्रा में देखते होंगे आप लोग जो भी जैसे श्राद्ध में जिसके भी गए होंगे, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से दाह संस्कार में जब आप जाते हैं तो उसमें आप लोगों को साफ दिखता ही होगा क्या चीज़ है कि व्यक्ति दुखी रहता है, खुश कोई नहीं रहता है। तो ये लास्ट डिस्ट्रेस उसको इंग्लिश में कहा जाता है, यहाँ पर जो आप लोग की लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि का इस पैराग्राफ में ये कहना हुआ कि कोल्ड जरूर है, ठंडा जरूर रहता है पर्वत, इम्पॉसिबल भी है भाई उसको वहां तक जा पाना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो वहां तक पहुंच जाता है और माउंटेन की उस प्यारी दृश्य को देख लेता है, चाहे वो वाटरफॉल का पास माने झरना का देख लेता है, तो वो ही एकमात्र ऐसा चीज है जो अंतिम घड़ी में उसे क्या चीज कर सकता है कि एक अच्छा सा एहसास दे सकता है। चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग इस लाइन के साथ सब कुछ ये लाइन समझ गए होंगे, और इसके बाद क्या चीज़ है, अगर आप लोग ने ये वीडियो नहीं अच्छा से समझा या इसमें कोई ऐसा लाइन है जो आप नहीं समझा, तो वापस रिवाइंड करके इसे फिर से देख सकते हैं, बस पीछे बैक करके देख सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा कॉपी साथ में ले करके लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स मीनिंग दी हुई हो, मैंने इसमें वर्ड मीनिंग का नहीं दिया है,
जल्दीबाजी थी इसलिए मैंने नहीं डाली। तो इसलिए क्या चीज़ है कि आप लोग को वो इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। जो भी वर्ड नहीं आती होगी तो बस उस वर्ड को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं क्या चीज़ करूँ आप लोग को बाद में बता सकूं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उस पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों को, तो बेटर होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे।